एक ये हमेशा से था कि कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि हो जाएगा, एक ट्रस्ट था कि हो जाएगा, भले थोड़ी मेहनत लगेगी पर हो जाएगा। पहली चीज तो ये कहूंगी, जैसे मैंने रिजल्ट देखा मुझे थोड़ा सा मतलब पहले थोड़े से आंसू आ गए, एक थोड़े बहुत, कि मतलब सिलेक्शन हो गया फाइनली। एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने तुरंत मम्मी पापा को कॉल किया कि बस हो गया है सिलेक्शन, आगे अब देखते हैं जो भी होता है प्रोसेस। एक्चुअली जब इनिशियली मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में, तब मुझे बहुत श्योरिटी थी कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा, पर फिर भी नहीं हुआ। तो उस पॉइंट पे मम्मी पापा ने, मैंने तो सोच लिया था कि मैं एग्जाम शायद नहीं दूंगी। एक बार के लिए दिमाग में आ गया था कि रहने देते हैं, छोड़ते हैं, कितने साल वेस्ट करेंगे इस पे। फिर उसके बाद मम्मी पापा का सपोर्ट था कि आप करो, कोई बात नहीं, एक बार और दो। और फिर साथ ही साथ जो हमारे गुरुजी आचार्य श्री हैं, उनका भी एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन्होंने भी बोला था कि आप प्रयास करो, तो इस वजह से मैं आगे बढ़ी। ये कोई कोट है, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कोट, बट ये होता है जब आपके पास कुछ खोने को नहीं है तो आप कोशिश करते हैं। तो दैट वाज द थिंग फॉर मी। मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था खोने को, तो मुझे था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है और इस बार ही निकालनी है। पर वो निकला नहीं फर्स्ट टाइम में जब मैंने ट्राई किया था। ओवर द टाइम क्लियर हुआ। थ्रू आउट द जर्नी मेरा प्लान भी नहीं था, पर इनिशियली मैंने मास्टर्स किया हुआ था, एमटेक किया था मैंने आईआईटी धनबाद से। तो मेरे पास ये था कि अगर मेरा नहीं होता है तो आई कैन गो ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड में, पीएचडी करके आगे बढ़ सकती हूँ। पर मैंने कोई और प्लान भी नहीं सोचा था जब मैं स्टार्ट की थी यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड मेरा ये था कि मुझे यही क्लियर करना है, एनीवे मुझे यही करना है। अगर मेरा नहीं भी होता इन फ्यूचर तो आई विल गो विद स्टेट पीसीएस। मेरा यही था प्लान। मेरी ड्रीम सर्विस तो ऑब्वियसली आईएएस ही थी, बिकॉज मेरा हमेशा से था कि मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत कम है, मतलब इन अवर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए स्पेसिफिकली तो बहुत ज़्यादा कम है। पर मैं जब बाहर गई पढ़ने तो मैंने देखा एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर देखा था एजुकेशन को लेके। तो मुझे हमेशा से था कि मैं काम करना चाहूँगी तो एजुकेशन में काम करना चाहूँगी। एंड आई थिंक आईएएस जो होते हैं कि जो जॉब, मतलब जो सर्विस होती है, आई थिंक नॉट ए जॉब, आई शुड से दैट, तो उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है कि आप मल्टीपल फील्ड्स पे काम कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर्स पे काम कर सकते हो। इसीलिए मेरा ड्रीम सर्विसेज आईएएस ही थी। नमस्कार, जय जोहार। मैं देव कुमार बर्मन A1 नौकरी चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी बस्तर से यूपीएससी टॉपर सुश्री मानसी जैन से बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार मानसी जी। नमस्ते। तो मानसी जी, 5 अटेम्प्ट्स के बावजूद जब आप छठवां अटेम्प्ट दिलवाती हैं और छठवें अटेम्प्ट में जब आपके पास खबर पहुंचती है कि 444वीं रैंक पे आपका सिलेक्शन हो गई है, तो कैसा रिएक्शन रहा आपका? पहली चीज़ तो ये कहूँगी, जैसे मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे थोड़ा सा, मतलब पहले थोड़े से आंसू आ गए, एक थोड़े बहुत, कि मतलब सिलेक्शन हो गया फाइनली। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने तुरंत मम्मी पापा को कॉल किया कि बस हो गया है सिलेक्शन, आगे अब देखते हैं जो भी होता है प्रोसेस। और मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन है? मम्मी पापा का रिएक्शन और भी अच्छा, पापा के आंख से और आंसू आ गए। तो मतलब मुझे ये लगा कि उनकी खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है मुझे। और मुझे ये भी जानना था कि ख्याल कैसे आया यूपीएससी दिलाने का, क्योंकि बस्तर जैसे क्षेत्र में जो छात्र, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जनरली ऐसी मतलब इतनी हिम्मत वो जुटा नहीं पाते हैं कि यूपीएससी जैसा टफ एग्जामिनेशन के लिए वो अपीयर करे। और क्योंकि एग्जामिनेशन रिस्की भी, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको जो है टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसमें बहुत सारे प्लान भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर किसी को क्लियर हो जाए। तो आपके मन में ख्याल कैसे आया कि ये रिस्की एग्ज़ाम दिलाना है? ये एक कोई कोट है, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कोट, बट ये होता है जब आपके पास कुछ खोने को नहीं है तो आप कोशिश करते हैं। तो दैट वाज द थिंग फॉर मी। मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था खोने को, तो मुझे था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है और इस बार ही निकालनी है। पर वो निकला नहीं फर्स्ट टाइम में जब मैंने ट्राई किया था। ओवर द टाइम क्लियर हुआ। बट एक ये हमेशा से था कि कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि हो जाएगा, एक ट्रस्ट था कि हो जाएगा, भले थोड़ी मेहनत लगेगी पर हो जाएगा। और मम्मी पापा का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था, उन्होंने शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो काइंड ऑफ आई वुड से कि क्लियर हो गया आज एग्जाम। मानसी जी, जैसे कि हम सभी भारतीय समाज में रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि भारतीय समाज में जो है होता यह है कि अगर कोई छात्र होता है या फिर कोई नवयुवक होता है जो किसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन करता है, फिर अटेम्प्ट दिलवाता है और उसका नहीं निकलता है, तो इंस्टीड कि वो उसे सांत्वना दे, वो उसे नेगेटिव कमेंट्स पास करने लग जाते हैं, डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे पीयर ग्रुप और रिश्तेदारों का भी हाथ होता है इनडायरेक्टली। वो बोलते हैं कि अरे
क्यों तुम इतना समय बर्बाद कर रहे हो, इससे बजाय कोई अच्छी खासी नौकरी कर लेते। तो ऐसे में ऐसे हालात हो जाते हैं जब एस्पिरेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर इतने अटेम्प्ट्स के बावजूद भी अगर कोई अटेम्प्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड परिवार ही है जिसके समर्थन के द्वारा जो है किसी के अंदर ये हिम्मत आती है कि आगे बढ़ना है। परिवार साथ नहीं रहता तो फिर समाज तो आगे बढ़ने देगा ही नहीं। तो फैमिली का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में, वो थोड़ा इलैबोरेट करके बताइए। यस, एक्चुअली जब इनिशियली मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में, तब मुझे बहुत श्योरिटी थी कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा, पर फिर भी नहीं हुआ। तो उस पॉइंट पे मम्मी पापा ने, मैंने तो सोच लिया था कि मैं एग्जाम शायद नहीं दूंगी। एक बार के लिए दिमाग में आ गया था कि रहने देते हैं, छोड़ते हैं, कितने साल वेस्ट करेंगे इस पे। फिर उसके बाद मम्मी पापा का सपोर्ट था कि आप करो, कोई बात नहीं, एक बार और दो। और फिर साथ ही साथ जो हमारे गुरुजी आचार्य श्री हैं, उनका भी एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन्होंने भी बोला था कि आप प्रयास करो, तो इस वजह से मैं आगे बढ़ी। उसके बाद फिर मेरा ये हुआ कि फाइनली ओवर द टाइम ये हुआ कि मेरे ऑप्शनल में मेरे नंबर नहीं आ रहे थे मेंस में। तो मैंने कोशिश की पर वो नहीं आ रहे, बढ़ ही नहीं रहे थे। शायद मैंने वो चुनाव गलत कर लिया था ऑप्शनल का इनिशियली, तो इस वजह से नहीं आ रहे थे। पर फैमिली ने हमेशा एक पॉइंट पे हर बार सपोर्ट किया। जिस भी पॉइंट पे ऐसा आया कि अब नहीं हो पा रहा है, तो वो थे कि नहीं हो जाएगा, आपका करो। पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो क्या था, और बदल के आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया? मेरा इनिशियली 4 अटेम्प्ट्स में मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो वो एक गलत डिसीजन था। एक्चुअली हम जब हमारे पास गाइडलाइंस मतलब गाइडेंस नहीं होता, राइट नाउ आई वुड से दैट कि गाइडेंस नहीं होता, तो हम कई बार गलत चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। तो मैंने मैथमेटिक्स चूज़ कर लिया था, मेरे लिए वो वर्क नहीं किया। तो फिर मैंने सोशियोलॉजी लिया था ऑप्शन चेंज करके, तो दैट वर्क फॉर मी। मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी। एंड इसके अलावा मेरे भाई का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। जब मेरा नहीं होता था या मुझे अगर कभी टाइम हुआ मुझे दिल्ली जाना या कुछ भी करना, कभी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हो उस चक्कर में कि हाँ कोई ना कोई है जो सपोर्ट कर रहा है फॉर ऑल ऑफ द टाइम। तो ये था कि फैमिली हमेशा बैकबोन रही। जब बाहर वाले कहते थे कि मत दो, अब क्या देना है, कर दो, शादी कर दो, एक वो प्रेशर हमेशा होता है, एक लड़कियों को तो हमेशा जनरली होता है। तो बट स्टिल देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली, लॉट ऑफ सपोर्ट। तो शायद इस वजह से ही मैं आज क्लियर कर पाई हूँ एग्जाम। और अब क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम तौर पे देखा जाता है कि ज़्यादातर जो छात्र एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी के लिए अपीयर करते हैं, स्वाभाविक है कि वो प्लान बी रखते हैं अपने साथ। प्लान बी यानी कि अगर वो यूपीएससी दिलवाते हैं तो साथ ही साथ वो, जैसे कि आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, उसी के साथ साथ सीजीपीएससी और जो अदर एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहते कि अगर ये ना हुआ तो वो हो जाएगा। और स्पेसिफिकली अगर ये भी नहीं करना है तो कुछ बिजनेस का ट्राई करते हैं कि अगर ये नहीं हो तो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। आपका कोई प्लान भी था क्या इस जर्नी में? थ्रू आउट द जर्नी मेरा प्लान भी नहीं था, पर इनिशियली मैंने मास्टर्स किया हुआ था, एमटेक किया था मैंने आईआईटी धनबाद से। तो मेरे पास ये था कि अगर मेरा नहीं होता है तो आई कैन गो ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड में, पीएचडी करके आगे बढ़ सकती हूँ। पर मैंने कोई और प्लान भी नहीं सोचा था जब मैं स्टार्ट की थी यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड मेरा ये था कि मुझे यही क्लियर करना है, एनीवे मुझे यही करना है। अगर मेरा नहीं भी होता इन फ्यूचर तो आई विल गो विद स्टेट पीसीएस, मेरा यही था प्लान। और जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, जब भी कोई सोचता है कि मुझे एग्जामिनेशन दिलवाना है, जब मुझे मेंस लिखना है, तो वो माइंड में एक बना के चलता है कि मुझे ये चाहिए या फिर ये वाली सर्विस चाहिए। आपका जो ड्रीम सर्विस था वो क्या था? जैसे कोई बोलता है मेरा आईएएस है, कोई आईएफएस बोलता है, कोई आईएफओएस बोलता है, फॉरेस्ट सर्विस। आपका ड्रीम सर्विस क्या था? मेरी ड्रीम सर्विस तो ऑब्वियसली आईएएस ही थी, बिकॉज मेरा हमेशा से था कि मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत कम है, मतलब इन अवर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए स्पेसिफिकली तो बहुत ज़्यादा कम है। पर मैं जब बाहर गई पढ़ने तो मैंने देखा एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दिखा था एजुकेशन को लेके। तो मुझे हमेशा से था कि मैं काम करना चाहूँगी तो एजुकेशन में काम करना चाहूँगी। एंड आई थिंक आईएएस जो होते हैं कि जो जॉब मतलब जो सर्विस होती है, आई थिंक नॉट ए जॉब, आई शुड से दैट, तो उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है कि आप मल्टीपल फील्ड्स पे काम कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर्स पे काम कर सकते हो। इसीलिए मेरा ड्रीम सर्विसेज आईएएस ही थी। तो मतलब कि आईएएस आपका ड्रीम सर्विस था, उसमें भी स्पेसिफिकली आप चाहती थी कि ज्यादा इंटरेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो। ओके। और जैसे कि ये स्वाभाविक है कि जब भी इंटरव्यू लिए जाते हैं तो एक जो पर्सनल सवाल सबको ही पूछता है हॉबीज के बारे में, तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या है, और क्या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा गया था? हाँ, ये क्वेश्चन आया था मेरी हॉबी को लेके। एक्चुअली मेरी हॉबी थी अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि की बुक है अष्टांग योग, तो उससे रिलेटेड ही था। तो मैंने वही लिखा था।
तो हाँ, मुझसे काफी सारे सवाल आए थे, मुझसे पूछा गया था कि कौन कौन से ये अष्टांग में 8 लिम्स क्या क्या है। फिर उन्होंने मुझे ये बोला था कि तुम्हें क्या लगता है योगा किस लेवल तक पहुंच चुका है। तो काफी क्वेश्चंस थे, और ये तक पूछा था कि आपको क्या लगता है योगा राइट नाउ, चीप योगा क्या होता है, एक्सपेंसिव योगा क्या होता है। इस टाइप के भी काफी सवाल थे। तो हाँ, तो जो हॉबी पे ये क्वेश्चंस होते हैं। अष्टांग योग है, अष्टांग योग आपने किसी से सीखा है या फिर किताब पढ़ के मतलब खुद से प्रैक्टिस किया है? मैं एक्चुअली योगा प्रैक्टिस करती थी हमेशा से। हम्म। फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया था, एक रजिस्टर्ड योगा टीचर का किया था 2020 में। क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने एक 200 आवर्स की कोर्स की थी। तो बेसिकली मैंने सीखा भी है काफ़ी कुछ। एंड बाकी तो यूट्यूब में आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है, तो उसका यूटिलाइजेशन करना ही बेस्ट था। अब साथियों, अब क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो अब होता क्या है कि इसमें सबको जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है और यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और जब छात्र जीवन की बात करें तो हर एक छात्र का कोई ना कोई वीक पॉइंट, वीक सब्जेक्ट या फिर कोई ना कोई स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट या फिर फेवरेट सब्जेक्ट होता है। एंड द सेम अप्लाइज टू द यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट या फिर स्ट्रेंथ वाइज जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था, और आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा था, या फिर जो सबसे इरिटेट करने वाला सब्जेक्ट कौन सा था जिसने आपको सबसे ज्यादा सताया है यूपीएससी में? ओके। मैं वैसे कहूँ तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरा पहले ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। हम्म। तो मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इनिशियली, बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था एंड मैंने मास्टर्स किया था। तो मेरा ये था कि इसमें नंबर काफ़ी कुछ सिलेबस कवर्ड था एंड काफ़ी कुछ आता था। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इनिशियली, एक्चुअली मुझे लगा था। एंड मुझे लगा था कि मैंने इंजीनियरिंग की है तो ह्यूमैनिटीज शायद मेरा वीक पॉइंट होगा, बट ये रिवर्स हो गया ओवर द टाइम। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, बोथ आर गुड, बट मैथ्स वर्क नहीं कर रहा फॉर मी इन एग्जामिनेशन एंड ह्यूमैनिटीज वर्क कर रहा है मेरे लिए एग्जामिनेशन में। तो एक्चुअली वो क्या है कि हाँ ग्रेजुएशन में आने वाला मैथमेटिक्स से मतलब बहुत इजी वे में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और यूपीएससी लेवल में वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं क्वेश्चंस को। हाँ, मे भी कह सकते एक तरीके से, या जो भी हो रीजन, नॉट वर्किंग फॉर मी। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऑप्शनल सिलेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, करेक्ट ऑप्शनल सिलेक्शन। वरना ईयर ऑन ईयर फिर आपके निकल जाते हैं ऐसे ही। और मुझे एक और चीज़ पता करनी, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने जो है आईआईटी धनबाद से एमटेक भी किया हुआ है। Yes. तो ये जो आईआईटी है इसकी जर्नी मुझे थोड़ी बताइए कि आपका जो एकेडमिक जर्नी रहा आईआईटी में वो कैसा था? ओके, हाँ। स्कूलिंग से इनिशियली मेरी जर्नी थी कि मैंने निर्मल विद्यालय से पढ़ाई की है 12th तक की क्लासेस कम्प्लीटली। एंड उसके बाद फिर मैं जीईसी जगदलपुर से इंजीनियरिंग की हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो मेरा मोस्ट ऑफ द एजुकेशन पूरा यही जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट का ही रहा है। उसके बाद मैंने गेट की कोचिंग भी नहीं की थी इनिशियली। मैं यहाँ से रह के फाइनल ईयर में मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया था एंड मैं फिर मुझे आईआईटी धनबाद मिल गया था। देन आई वेंट टू आईआईटी धनबाद। पर मेरा उससे पहले कोई भी ऐसा नहीं था कि मैंने बाहर से काफ़ी पढ़ाई की है। तो आई थिंक यही मेरी जर्नी थी। मैंने मास्टर्स किया वहाँ से एंड 2 साल को, उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मानसी जी, हम जानते हैं कि जो बाहरी क्षेत्र है जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर कोई भी बाहर के स्टेट्स हैं, जब हम वहाँ जाते हैं और बस्तर की बात करते हैं तो जो बाहर के लोग हैं उनके मन में जो है बस्तर के प्रति एक सकारात्मक विचारधारा नहीं है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे हम मूवीज कह लें या फिर जो प्रोपेगेंडा होता है, कुछ हद तक सच भी है और कुछ हद तक जो है एग्जैगरेशन भी है उस चीज़ का। तो वो अच्छा नहीं समझते बस्तर को। तो क्या इसी रिलेटेड जो बस्तर संबंधी प्रश्न है वो आपको इंटरव्यू में भी फेस करने पड़े होंगे, और अगर आए थे तो आपने उनको फेस कैसे किया? हाँ, काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन आई थी। एक क्वेश्चन आया था, मुझसे पूछा गया था कि आप मुझे कुछ बस्तर के बारे में बताइए। तो मैंने काफ़ी कुछ उसमें बताया था कि हमारे यहाँ का एक यूनिक कल्चर होता है, दशहरा होता है जो बहुत यूनिक है, 75 दिन वाला। 75 दिन का। फिर मैंने ये भी बताया था कि इस पूरे बस्तर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो एक टेम्परेचर, फॉरेस्ट टेम्परेचर वाले एक एस्पेक्ट मैंने बताया था, और एक ट्राइबल कल्चर एक डिफरेंट है ये बताया था। चित्रकूट फॉल्स, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि काफ़ी कुछ खूबसूरत है बहुत हमारा डिस्ट्रिक्ट। एंड उन्होंने चैलेंजेस भी मुझसे एक्चुअली पूछा था कि क्या चैलेंजेस आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने बताया था कि हाँ, एक नक्सलिज्म का इश्यू है। ये वाली चीज़ें उन्होंने काफ़ी लेके आई थी कि आप बता सकते हो कि क्या स्टेटस है अभी और क्या करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से सवाल थे मेरे पास कि क्या हो सकता है, नक्सलिज्म क्या एंड होगा 2026 तक या नहीं होगा, इस जो भी तरीके टारगेट है स्टेट गवर्नमेंट टारगेट है वो कंप्लीट होगा या नहीं। एक और बीच में एक खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि एक विश्व जैन संगठन है, उसने एक मतलब कि लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 से 11 करीबन जो है
जैन विद्यार्थियों ने यूपीएससी क्रैक किया है, उन्हीं में से जो है हमारी मानसी जैन जी भी है। और इनसे पहले नम्रता जैन जो कि बस्तर से है, अगेन उन्होंने जो है टॉप 100 में जो है स्कोर प्राप्त किया है। तो मैं बस एक छोटा सा डाउट पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या है आपके कम्युनिटी में, मतलब इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे है एजुकेशन को लेकर के? हाँ, एक्चुअली वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे गुरु है, वो हमेशा एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये एक मेजर कारण है। कई बार ऐसा होता है कि विमेंस के एजुकेशन को लेके बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी होती है कि क्यों करनी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क, घर पे ही काम करना है। पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये है कि आपको घर पे ऐसा माहौल मिलता है कि आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है आपको। तो ये एक मेजर रीज़न है। और जैसे कि इससे पहले मैंने बस्तर को लेकर एक प्रश्न उठाया था, तो ये तो सर्वज्ञात है कि बस्तर के जो लोग होते हैं प्रकृति से बहुत जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि नेचर से इनका लगाव बहुत ज़्यादा है। और एक मतलब फिक्शनल सवाल है कि अगर मान के चलिए कि आपको जो है बस्तर जिले का है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, तो आप ऐसी कौन सी नीतियाँ पॉलिसीज अपनाएंगे जिससे आप क्लाइमेट चेंज और जो है अपना डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएं? ओके, देखो सबसे पहले तो ये है कि कई बार इलीगल माइनिंग होती है तो फिर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है बहुत सारी जगह, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को रोकने का सबसे पहले मैं काम करूँगी कि मिनिमम हो सके वो सारी चीज़ें, एक्चुअली नॉट मिनिमम, ख़त्म हो सके। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि हमारे ऑलरेडी ट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा है, तो अपन ये फोकस कर सकते हैं कि बेटर कि और एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस करें। जो अर्बन एरियाज है छोटे मोटे, वहाँ पे भी हम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर सके, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हम अपने आसपास की जगहों को गंदगी ना करें। तो एक ये भी फोकस कर सकते हैं कि प्लास्टिक का अवॉइड करें कहीं पे भी जा रहे हो। इतने सारे जैसे चित्रकूट फॉल्स या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो ये सारी प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करेंगे। चित्रकूट फॉल्स में तो मैं भी गया था और वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट हाँ, मुझे भी देखने को मिला है। हाँ, इंटरव्यू में जब आप गई थी तो कोई एक मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका आप आंसर ना दे पाई हो? हाँ, ये चीज़ तो होती है, कॉमन है, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। ह्यूमन माइंड है तो लिमिटेड ही होगा, सब कुछ तो नहीं आता होगा। आई थिंक ऐसे टाइम पे आप सॉरी बोल दो एंड ये कह दो कि सर मैं या मैम मैं पढ़ लूँगी, आई विल रीड अबाउट इट। तो ये एक कॉमन फ्रेज यूज़ करते थे कि नहीं आता तो एक्सेप्ट करो, खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, हाँ नहीं आता हम पढ़ के सीख लेंगे। तो एक लर्निंग एटीट्यूड पे दिखाता है वो। और जैसे कि देखा जाता है जो बस्तर के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है, मतलब कि बाहर के स्टेट्स में जाना, दूसरों से मिलना, मतलब कि ये सब चीज़ बहुत कम मिलती है। जब आप इंटरव्यू देने गई थी यूपीएससी का, तब आपको दूसरे स्टेट से भी बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने होंगे। तो मतलब कैसा था वो एक्सपीरियंस एज अ बस्तर स्टूडेंट, जब आप इतने सारे डाइवर्स कल्चर और स्टेट्स के स्टूडेंट से मिल रही थी? तो फ्रेंड्स बनाए आपने? हाँ हाँ, ऑब्वियसली काफ़ी फ्रेंड्स बने हैं जो सिविल सर्विसेज के दौरान बने, जो कई बने जो ऑलरेडी सर्विसेज में जा चुके हैं। तो आई वुड से दैट हाँ, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप बस्तर से आए हो एंड आपको प्राउड भी फील होता है, बट एट द सेम टाइम आपको बुरा भी लगता है कहीं ना कहीं कि आपके यहाँ एक्सपोजर नहीं है। वरना आज कितने लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इन एनी वे किसी भी तरह आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खुद नहीं पता था कि यूपीएससी क्या है जब तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी। आफ्टर दैट आई केम टू नो कि यूपीएससी भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है एक्सपोजर की तो काफ़ी कमी है एंड हमें करना चाहिए इस चीज़ पे फोकस। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि जो थर्ड टायर सिटीज़ होती है, जो लो टायर सिटीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जो मतलब कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब होता है, लेकिन वहाँ पे जो है एक जो हम बोलते हैं कि डेडिकेशन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने का, वो उतना ज़्यादा हमको नहीं दिखता, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो चीज़ें आंखों के पास होती है वो धुंधली लगने लग जाती है। वहीं पे अगर आप थर्ड टायर सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे उनमें जुनून दिखेगा। बस कमी सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की है और नॉलेज की। अगर हम इनको बढ़ा दें तो हमें लगता है कि जो थर्ड टायर सिटीज़ हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अब जो है मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आना चाहूँगा।
तो जैसे कि हम करिकुलम पे आते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के ऊपर, अब होता क्या है कि कोचिंग तो सब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि मात्र कोचिंग के भरोसे कोई भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। सेल्फ स्टडी ही है जो आपको जो है क्रैक करने में हेल्प करेगी। और सेल्फ स्टडी भी ऐसे नहीं कि सब पढ़ लिया, दुनिया भर में जो मिला यूट्यूब में जहां से जो मिला सब पढ़ लिया। आजकल लोग ऐसा करते हैं, पुराने जमाने में होता था कि कंटेंट मिलता नहीं था पढ़ने को, और आजकल इतना कंटेंट मिल गया, यही नहीं समझ में आता क्या 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 पढ़ेंगे हम लोग करके। तो सेल्फ स्टडी तो करना है, सेल्फ स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना है। तो आप सजेस्ट करिए बस्तर के स्टूडेंट्स को और पूरे देश के स्टूडेंट्स को कि अपनी सेल्फ स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कैसे बदलें। यस श्योर। यस, देखो फर्स्ट चीज़ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है वो है सबसे पहले सिलेबस। आपके पास सिलेबस होना चाहिए और आप सिलेबस से ही स्टिक रहें। उतना पढ़ना ही आई थिंक सफिशिएंट है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, बिकॉज इफ़ यू गो इन द मेंस में अगर आप जाते हो तो आप देखोगे कि पर्टिकुलर थीम्स ही रिपीट हो रही है ईयर ऑन ईयर। भले क्वेश्चन सेम नहीं होंगे बट थीम्स रिपीटेड होंगे, और वो थीम्स जनरली आपके सिलेबस से उठाए होंगे। तो जो ये अपन कहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, यस बहुत वास्ट है, क्योंकि अंत नहीं है ऐसा लगता है, बट अगर आप सिलेबस फॉलो करेंगे तो आपका काफ़ी कुछ आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। सेकेंड चीज़ मुझे जो लगता है, मैंने PYQs का काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया था फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस बोथ, बिकॉज आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं यूपीएससी के तो आपको पता चलता है कि किस चीज़ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और किस चीज़ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी से ये वाले टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी में फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का चैप्टर है तो इससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो आपको एक पैटर्न पता चलता है कि क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है। तो ये दो चीज़ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस देखना और एक PYQs देखना, ताकि आप एक कंसाइज वे में पढ़ सको। फिर थर्ड थिंग जो मुझे लगती है वो तो फिर डिसिप्लिन है, आपको कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना पड़ेगा। एंड एक फोर्थ मुझे लगता है कि रिसोर्सेस अपने मिनिमाइज करो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में हर वीडियोस अवेलेबल है तो सारे देख लिए, ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको आपका जो सिलेबस है उसके बेसिस में एक बार प्रिपरेशन करो एंड उसके नोट्स बनाओ, एंड दैट इज़ वेल इनफ। एंड इवन नोट्स भी अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे बनाए, तो नाउ वी हैव लॉट ऑफ टॉपर्स नोट्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप एक बार रेफरेंस तो ले ही सकते हो ना, सब कुछ अवेलेबल है। आप एक रेफरेंस ले लो कि हाँ मुझे देखना है कि ये ऐसे बनता है, फिर अपने हिसाब से बना लो उसको। तो आई थिंक एक रेफरेंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। और जैसे कि सवाल अगर प्रीलिम्स का आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ जो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड स्टैटिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स के पीछे भाग जाते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बट करंट अफेयर आप किस हद तक करोगे, सब कुछ ही करंट अफेयर है। और करंट से रिलेटेड स्टैटिक पढ़ो। एंड इवन करंट अफेयर्स भी ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा कुछ होता है न्यूज़ में और एग्जाम में बनते भी नहीं है, तो दैट शुड बी अ मिनिमल फोकस शुड बी मोर ऑन स्टैटिक। एंड सेकंड, एक न्यूज़पेपर फॉलो करना इज़ वेरी मच रेलिवेंट। आप कोई भी पढ़ो दैट। आपने कौन सा फॉलो किया? मैंने तो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया था, एंड मैं कभी कभी द हिंदू पढ़ लेती थी। तो ये दो था, पर एक ही पढ़ती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, इंडियन एक्सप्रेस मोस्टली। एंड इन मेंस में मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आंसर राइटिंग, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, पर अगर आपके पास आंसर राइटिंग स्किल्स है तो आप उसका यूज़ करके आंसर्स लिख सकते हो, तब भी अगर आपको नहीं पता हो अप्रॉक्सीमेट करके भी लिख सकते हो। कई बार ऐसा होता है, तो कभी ब्लैंक पेपर नहीं होता आपका। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स यूज करती थी आप आंसर्स में? फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स का तो यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज नंबर्स। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 3 आवर्स ही होते हैं, कई बार पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं, तो फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं अगर नहीं हो पा रहे एंड तक पहुंचते पहुंचते। तो मैंने काफ़ी यूटिलाइजेशन किया है। एंड मैप्स वगैरह का, जैसे ज्योग्राफी का पेपर है तो विदाउट मैप तो वो पॉसिबल नहीं है लिखना, तो डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट्स, उसके तो बेसिस पे। मान के चलिए कोई एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो अप्रोक्सीमेटली कितने फ्लो चार्ट्स बन जाते होंगे उसमें? ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता, कई बार हब एंड स्पोक मॉडल्स या कुछ भी यूज कर सकते हैं, या सिंपल मैप बना दिया। नॉट नेसेसरी कि सारे क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट्स हो, जहाँ पे 3-4 जहाँ पे नीड हो उसके बेसिस में। जरूरी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में बना रहे हो, मतलब दैट शुड बी बेस्ड। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एक कॉमन सेंस के साथ कि यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जैसे कई बार होता है लोग ऐसे में भी फ्लो चार्ट्स बना देते हैं, बट नॉट नेसेसरी ना, ऐसे में फ्लो चार्ट्स नहीं होते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं है, उसके बेसिस में आप बनाओ। तो ये कुछ चीज़ें मैंने की थी। एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की थी, रिग्रेसली की थी।
फॉर इम्प्रूविंग माई मेंस मार्क्स एंड ड्यूरिंग माई इंटरव्यू स्टेज आई वुड से कि एक हाँ सेकेंड चीज़ मेंस में मैंने PYQs का एनालिसिस भी वापस किया था बहुत अच्छे से, थीम्स पकड़े थे कि किससे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी। एंड रिगार्डिंग ऑप्शनल आई वुड से कि सही ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ की जो भी आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं उसकी बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो अगर जैसे मैंने सोशियोलॉजी ली तो यू हैव लॉट ऑफ मटेरियल, आपके पास एक कोचिंग के मटेरियल होंगे, फिर उसके अलावा 2-3 किताबें होंगी, 2-3 रेफरेंस बुक होगी, फिर इग्नू के मटेरियल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो नॉट नेसेसरी, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिविजन, आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी किस हद तक पढ़ना चाहिए? हाँ, एनसीईआरटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है इनिशियली क्योंकि आपको समझने के लिए हेल्प मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटी की तो काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी, ज्योग्राफी की तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी है और कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ रोल। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो करना तो पड़ेगा एनसीईआरटीज़ नेसेसरी। और जैसे कि एक खबर मैं बताना चाहता था, यूपीएससी में कुछ ही समय पहले एक नया सब्जेक्ट भी इंक्लूड हुआ है, जनरल साइंस, जिसमें बायो आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री बेसिक आते हैं, जनरल साइंस। हाँ। तो आपसे आपका ओपिनियन पूछना चाहता था, ये जो नया सब्जेक्ट आया है यूपीएससी में जनरल साइंस, ये मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों या फिर एस्पिरेंट्स के ऊपर अननेसेसरी बर्डन है? क्योंकि मोस्टली जो यूपीएससी में सब्जेक्ट्स है वो सोशल है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअल में काम आने वाली है। बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स को हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? वैसे एक्चुअली जनरल साइंस तो हमेशा से था यूपीएससी में, मतलब जीएस के जो पेपर होते हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज ऑलवेज द पार्ट ऑफ इट, और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, अलग से उसका कोई पेपर नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स प्रेफर कर रहा था, तो कुछ यूट्यूब चैनल्स ने ये न्यूज़ पोस्ट की थी कि जनरल साइंस अलग से भी एक सब्जेक्ट आया है और वो इंडिविजुअली उसको पढ़ाते थे। ओके, नो वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली पेपर 1 में आते हैं, अच्छा। तो वो एक है जिसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, 10 तो वो बेसिक्स ही होता है, आपने जो 10 तक पढ़े हैं साइंस एंड टेक उससे रेलेवेंट होते हैं, कुछ करंट में जो चल रहा है उससे रेलेवेंट होते हैं वो ओके, काफी। मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता है। हाँ, अलग से नहीं होता कि आपको कि जनरल साइंस की वजह से ही क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग 100 क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं वो। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी मैथमेटिक्स की, क्योंकि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसमें सीसैट होता है, yes. उसमें होता है लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स। अब लॉजिकल रीजनिंग का तो छोड़िए, वो एकदम प्योर मैथमेटिक्स नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी समझ आते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है बेसिक मैथ्स में। फॉर एग्जाम्पल कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है, अब उनका रहता है कि मैथमेटिक्स कमजोर होता है और किसी किसी के पास टाइम भी लिमिटेड होता है, और सिर्फ सीसेट के कारण जो है वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं। आप जो है बस्तर, छत्तीसगढ़ और इस देश के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि लिमिटेड टाइम, लिमिटेड से मेरा मतलब 1-2 साल के टेन्योर में वो कैसे अपना जो है सीसेट के लिए लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स को परफेक्ट कर ले ताकि उनका प्रीलिम्स निकल जाए? ओके, देखो सीसैट का पेपर में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको एक अराउंड 67 मार्क्स ही चाहिए, तो अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्शन सही किया है तो कोई भी इंसान है मुझे लगता है बेसिक एप्टीट्यूड से निकाल सकता है, बिकॉज एक पर्टिकुलर पेपर में कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, मतलब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंड आपका जो बेसिक मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ईजी होंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि हम जब सॉल्व करते हैं पेपर तो हम सिलेक्शन नहीं करते, हम फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, टाइम निकल गया, आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, आपने पूरे क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं, तो आई थिंक क्वेश्चन सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट थिंग आपके सीसैट निकालने के लिए, एंड सेकंड थिंग इज जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी यूट्यूब में एक्चुअली बहुत वीडियोस अवेलेबल है, किसी एक कोई भी एक चैनल के आप देख सकते हो वीडियोस, नॉट नेसेसरी एनी चैनल, बिकॉज जनरली सब सेम ही पढ़ाते हैं, कंटेंट सबका सेम होता है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चैनल, एंड बेसिक मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है वो आप सीख सकते हैं, जैसे कि एवरेज हो गया, ये कुछ चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, तो लाइक आप कर सकते हो,
कोई भी कर सकता है, बिकॉज दैट आर 10th रेलेवेंट तक के ही क्वेश्चंस होते हैं। पर आप कई बार क्वेश्चन सिलेक्शन सही ना करने की वजह से आप सीसेट क्लियर नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन एंड सेकेंड थिंग इज फॉलो अ पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल एंड प्रैक्टिस इट थ्रू आउट। इनफ टाइम में अगर आप 1 ईयर की बात करें तो बहुत आराम से सीसेट निकल जाएगा। एंड थर्ड थिंग ये हो जाता है कि अगर आपके मैथ्स वीक है तो यू हैव दी ऑलवेज हैव दी ऑप्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस। तो आप उनको पूरा अप्लाई करो ना, 100% उसमें लाओ कि एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही हो जाए। अच्छा, कुछ मतलब questions अगर logical- मैथमेटिक्स में कम आ भी जाता है लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा आ जाता है तो निकल जाएगा। हाँ, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर लिया आपने और आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए मैथमेटिक्स के, सबके इंडिविजुअल मार्किंग तो होती नहीं है, आपको टोटल मिला के Total. 67 मार्क्स चाहिए। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड इजली, आई वुड से दैट, बिकॉज आप क्या कर सकते हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको, जैसे कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपने वो पूरे कर लिए अच्छे से, उसके बाद आप छाट लो ना लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ से, आप कुछ क्वेश्चंस तो बना ही लेंगे बहुत आसानी से। लॉजिकल रीजनिंग तो थ्योरी वाले भी बना लेते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अगर क्वेश्चन सिलेक्शन सही हो जाए तो सीसेट एक जो बहुत बड़ा बर्डन लगता है, एक्चुअली ये मोर मेंटल बर्डन ज्यादा है सीसेट क्लियर करना रादर देन क्लियर करना। हाँ, burden. मुझे लगता है मेंटल इश्यू बर्डन ज्यादा है इस पे कि क्लियर करना नहीं हो पा रहा है। अब एक लास्ट सेकंड पॉइंट में मैं आना चाहूँगा, रिवीजन की बात मैं पूछना चाहूँगा कि अब होता क्या है कि मान के चलिए मैंने 1 साल लगाया, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ लिया, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना लिए हैं, मैं सब पढ़ चुका हूँ, ओवरऑल सब कुछ मोटा मोटा मेरे दिमाग में है, लेकिन अब ऐसे ही तो मैं एग्जाम लिखने नहीं जा सकता, मुझे करना पड़ेगा रिवीजन। विदाउट रिवीजन मैं कुछ नहीं कर सकता। अब होता क्या है, रिवीजन यही एक क्रूशियल पॉइंट होता है जहाँ पे गड़बड़ी होती है छात्रों द्वारा। वो क्या करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उनसे हो जाती है, रिवीजन वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो है ओवरऑल जो उनका रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाता है। तो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले वो किस तरीके से रिवीजन करें कि एग्जाम देने जब वो जाए वो कॉन्फिडेंट होकर जाए, कुछ उनको ऐसा ना लगे अरे यार ये छूट गया वो छूट गया, ऐसा ना लगे। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो रिवीजन की और दूसरी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस की। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए हैं लगभग 20-25 साल के प्रीवियस ईयर के, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर क्वेश्चंस बन रहे कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हो गई है, मैं क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा होता है। तो सेकेंड मुझे लगता है कि आप काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स लगा लो। मेरे हिसाब से मेरी जो स्ट्रैटेजी थी कि मैंने मल्टीपल पेपर्स लगाए थे एंड मैंने मल्टीपल रिविजन्स किया था, एंड मैंने मल्टीपल रिविजन्स भी बहुत सेलेक्टिव वे में किया था। जैसे कि अब मैंने पॉलिटी फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ी, एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है पॉलिटी की, तो उसमें ऐसा होता है कि आप पूरे चैप्टर्स जब पता है कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो व्हाई शुड वी स्टडी द कंप्लीट बुक ऑल द टाइम। जब रिवीजन का टाइम आता है एंड के टाइम पे, तो आप वही फोकस करो जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो द फोकस शुड बी मोर ऑन दी पेपर एनालिसिस आप करते हो तो आपको पता चलता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे इन टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना है, तो मेरा रिवीजन भी उन टॉपिक्स का ही ज़्यादा होता है। मल्टीपल रिविजन्स जितने बार मैं कर सकूँ, एटलीस्ट अगर 1 महीने है तो मैं चाहूँगी कि मेरा 3 से 4 रिविजन हो जाए। ये सवाल पूछना ज़रूरी भी था क्योंकि आजकल यूट्यूब में ट्रेंड चल गया है कि जैसे कि अगर कोई पढ़ाई वाली चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, उसमें व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा सा थंबनेल लगा के यूट्यूब में स्ट्रैटेजी लिख करके वीडियो डाल दे तो वो देखने सबसे पहले चले जाएंगे। और ये कब देखते स्ट्रैटेजी वाली वीडियो? एकदम स्टार्टिंग में, मतलब प्रिपरेशन के एकदम स्टार्टिंग में देख लेते हैं स्ट्रैटेजी और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जो स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी देते हैं वो भूल जाते हैं। अब जब रिवीजन करने का टाइम आता है स्ट्रैटेजी लेस होकर रिवीजन करते हैं, और इसी कारण जो है जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं तब सब दिमाग से आउट हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम जो है एग्जाम हॉल में घुसने से पहले अच्छे से रिवीजन करें, सही टाइम पे स्ट्रैटेजी देखें। स्ट्रैटेजी एग्जाम देने से पहले दें, ना ही स्टार्टिंग में एकदम। ठीक है, तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा आपका समय, कि अब देखिए आजकल होता क्या है कि 2 टाइप के सिविल सर्वेंट चुनकर आते हैं। मान के चलिए मैं 100 सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल लेता हूं जो अभी भी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब उनमें से कुछ ऐसे निकलेंगे जो अहिंसा परमो धर्म की विचारधारा रखते हैं कि बहुत शांत और जो है लीनियंट डिप्लोमेटिक वे में जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और साइड वाले कैटेगरी के सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एस्पिरेशनल होते हैं, पहले से प्लान बना के आते हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि हमको एग्रेसिव होकर के काम करना है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी जो मानसी जैन जी है ये एग्रेसिव होकर के काम करना ज्यादा पसंद करेंगी या फिर साइलेंट होकर के काम करना ज्यादा पसंद करेंगी? ओके, मेरा जो अप्रोच होगा वो थोड़ा मिडिल पाथ अप्रोच होगा। मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा रियलिस्ट होकर काम करूं।
फर्स्ट थिंग। और सेकेंड चीज़ ये होगा कि हाँ, अहिंसा तो हमेशा ही होना चाहिए आपके वर्क में। मुझे ऐसा लगता है कि हिंसा इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग फॉर मी स्पेसिफिकली, तो बहुत गलत है। तो मेरा जो अप्रोच होगा वो एक तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से होगा, और दूसरी चीज़ होगी कि मिनिमल हार्म हो किसी को। ये मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा रहेगा इस प्रोसेस में कंप्लीट। पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरे जो आउटपुट हो या मैंने कुछ भी काम किया हो उसमें कोई कमी आए। दैट आई विल मेक श्योर कि उस पर कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बट विथ मिनिमल हार्म। दैट विल बी माई अप्रोच। तो मानसी जी, अब लास्ट आपका मैसेज क्या रहेगा बस्तर के सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए कि कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिप्रेजेंटेशन वो बढ़ाएं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में? आई थिंक फर्स्ट चीज़ ये होगा कि अवेयरनेस क्रिएट करना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी यहाँ पे भी है, तो जनरली जब मैं यहाँ पे रह के प्रिपेयर करती थी, मैंने ट्राई किया ढूंढने के लिए कि कोई सिविल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे एक भी कैंडिडेट नहीं मिला था उसी पर्टिकुलर ईयर में। तो मुझे लगा फर्स्ट चीज़ अवेयरनेस की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ ये मानसिकता डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप सब कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप एक पिछड़े डिस्ट्रिक्ट या कहीं से आप आते हो तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़रूर कर लोगे। तो एक ये वाली मोटिवेशन हमेशा होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो एजुकेशन करिकुलम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जितना ज़्यादा स्मूथ होता है, आपको स्कूल्स में अगर आपको पता चलती है चीज़ें, आपके पास रोल मॉडल्स होते हैं, तो आप ज़रूर करते हैं, मतलब कर पाते हैं। एंड इसके अलावा तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके हेड हैं, उनसे उनके थ्रू आप गाइडेंस मिल सकता है आपको। और यहाँ पे आई थिंक एक ज्ञानगुड़ी इनिशिएटिव भी चलता था कुछ साल पहले फॉर सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी के लिए। तो इस टाइप के अगर कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं तो वो भी वर्क करते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो दिस आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू से कि पहली चीज़ तो आप खुद पे भरोसा करो कि हाँ हो जाएगा, फिर तो सब कुछ हो जाएगा। मानसी जी, आपकी सफलता में आप किस किस को मतलब क्रेडिट देना चाहेंगे? किसका सबसे बड़ा हाथ है आपकी इस सफलता के पीछे? ओके, फर्स्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो है हमारे गुरुवर थे, आचार्य श्री विद्यासागर जी थे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था कि मैं एक्चुअली सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा था कि मुझे नहीं देना चाहिए, पर उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था कि आप दो। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया था, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड चीज़, मैं अपने फैमिली को सबसे ज़्यादा सपोर्ट फिर देना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने मुझे हर एक पॉइंट पे जब भी मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं हो जाएगा आपसे, आप करो, कोशिश करो, हम साथ हैं। तो मैं मम्मी पापा एंड भाई एंड भाभी मेरे, उन सबको सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। उनकी वजह से ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है आज। धन्यवाद मानसी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय जवाहर। धन्यवाद। जय जवाहर।